Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिट पिटिशंस हम हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, कोर्ट में कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। पहली बात कि हम सब के नॉलेज में है कि रिट की 5 काइंड्स हैं, जिनमें मैंडमस है, को वारंटो है, प्रोहिबिशन है, सर्शररी है और लास्ट वन हैबियस कॉर्पस। अब इनमें से जो हैबियस कॉर्पस है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसीजर, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले हम 4 को देखते हैं। देखें, जो रिट पिटिशन हम हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं ना, पहली बात कि उसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। देखें, हमने जो रिट पिटिशन फ़ाइल करनी है, पहले पेज पे हमने ऑलवेज़ इंडेक्स उसका बना के साथ अटैच करना होता है। इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि हम उसमें पेजेस मेंशन करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस पेज पे है, ये ज़रूरी होता है। अब लोअर कोर्ट्स में इंडेक्स का कोई रिवाज नहीं है, वहाँ पे तो सीधा ही विदाउट इंडेक्स ही अपील हो, कुछ भी हो, बेल पिटिशन हो, वो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के तो फाइल कर देते हैं। बट हाई कोर्ट में हमें इंडेक्स साथ लगाना पड़ता है, जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस पेज पे है, उसका एनेक्स्चर क्या है। इंडेक्स के बाद सेकंड थिंग जो हमने उसके रिट पिटिशन के साथ लगानी होती है, अपनी पिटिशन के साथ, ऑब्वियसली पिटिशन के साथ बयान अल्फी भी लगता है, एफिडेविट हर पिटिशन रिट पिटिशन के साथ होता है। इसके बाद आ जाता है अर्जेंट फॉर्म। अब अर्जेंट फॉर्म इसलिए हमने साथ लगाना होता है कि अगर हमने आज एक रिट पिटिशन फ़ाइल की है तो हमें अर्जेंसी है। उस फॉर्म पे हम ये लिखते हैं कि कौन सी हमें अर्जेंसी है, हमने कोई स्टे लेना है या हमने कोई हैबियस की पिटिशन है, वट एवर इज़ द अर्जेंसी, वो हमने उस फॉर्म पे लिखनी होती है। उससे क्या होता है कि अगर एक रिट पिटिशन के साथ अर्जेंट फॉर्म लगा हुआ है तो वो अगर आज फाइल की है तो उसकी पहली हेयरिंग नेक्स्ट डे हो जाएगी। आज मैंने एक रिट पिटिशन फाइल की है, उसके साथ अर्जेंट फॉर्म है, मैंने अपनी अर्जेंसी उस पर मेंशन की है, तो वो कल के लिए लग जाएगी। नेक्स्ट थिंग, स्टैम्प पेपर। अब ये कोर्ट फीस आपने हाई कोर्ट को बेसिकली देनी होती है। सो ये अगर एक पिटिशनर है तो 500 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर साथ लगेगा। जितने भी पिटिशनर हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उन सब का एक एक फिर स्टैम्प पेपर लगता जाएगा। अगर एक पिटिशनर है तो एक स्टैम्प पेपर, 2 हैं तो 2 स्टैम्प पेपर। लेकिन हम इसके लिए नॉर्मली करते हैं कि एक को पिटिशनर बता देते हैं, बाकियों को प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट समटाइम्स हम बना देते हैं, ताकि इतने ज़्यादा हमें स्टैम्प पेपर्स ना लगाने पड़े। एनी हाउ, नेक्स्ट थिंग फिर आ जाती है अर्जेंट फॉर्म हो गया, इंडेक्स हो गया, अर्जेंट फॉर्म हो गया, स्टैम्प पेपर हो गया, फिर हमारी रिट पिटिशन आ गई जो हमने तैयार की होती है। उसके साथ फिर उसका एफिडेविट कि जो कुछ भी इस रिट पिटिशन में कहा गया है वो ट्रू है बिल्कुल, उसका बयान अल्फी देता है पिटिशनर। अगर किसी रिट पिटिशन में एक से ज़्यादा पिटिशनर होंगे तो एक की तरफ से भी अगर एफिडेविट दे दिया जाए तो वो इनफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर आपने कोई उसके साथ स्टे सीक करना है, कोई प्रोसीडिंग्स को स्टे करवाना है, कोई इम्प्यूग्ड ऑर्डर है उसको सस्पेंड करवाना है, तो हमने उसके साथ एक मिसलीनियस एप्लीकेशन लगानी होती है, जिसको आम ज़ुबान में हम CM कहते हैं, सिविल मिसलीनियस। सो वो हम साथ लगाते हैं। फिर उस CM का भी साथ एफिडेविट देना होता है हमने। देखें, जो भी पिटिशन एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है किसी भी कोर्ट में, उसके साथ उसका एफिडेविट ज़रूर दिया जाता है कि इस एप्लीकेशन या पिटिशन के जो भी कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, करेक्ट हैं, उनमें कुछ भी कंसील नहीं किया गया। ये पिटिशनर की तरफ से बयान अल्फी होता है। सो स्टे एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट थिंग हमने करनी होती है कि अब हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपनी पिटिशन के साथ, वो सर्टिफाइड कॉपी उनकी लगानी है, मुसद्दका नकलें जिनको कहते हैं, वो लगानी होती हैं। अगर तो वो लगा देंगे, गुड, बहुत अच्छा। अगर आपके पास वो सर्टिफाइड कॉपी, मुसद्दका नकल अवेलेबल नहीं है तो उस सर्टिफाइड कॉपी की फ़ोटो कॉपी भी आप साथ लगा सकते हैं। लेकिन इस सूरत में आपको साथ एक और एप्लीकेशन, एक सिविल मिसलीनियस उस अपनी रिट पिटिशन के साथ अटैच करनी पड़ती है, जो कि डिस्पेंसेशन की होती है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, इनकी सर्टिफाइड कॉपीज़। सो हम ये अटैच कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, इसको डिस्पेंस करके मेरी रिट पिटिशन को सुना जाए। सो ये डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन होगी।
और इसके साथ भी जैसे मैंने कहा है कि लाजमी उसके साथ हमने लगाना होता है बयान अल्फ़ी। हर पिटीशन के साथ, हर एप्लीकेशन के साथ हमने बयान अल्फ़ी लगाना होता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने साथ साथ अनेक्स किए हैं, जो इंडेक्स भी में भी हमने मेंशन किए हैं, वो हमने उसकी पेजिंग के साथ अंदर उसके अटैच करने होते हैं पिटीशन के बाद। इसकी अगर तरतीब देखें, इंडेक्स, अर्जेंट फॉर्म, देन स्टैम्प पेपर, उसके बाद रिट पिटीशन का जो एफिडेविट है वो होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हम साथ लगा रहे हैं वो सारे लगेंगे। उसके बाद अगर कोई मिसलिनियस एप्लीकेशन है स्टे की वो लगेगी, उसके साथ फिर उसका एफिडेविट। फिर अगर डिस्पेंसेशन की हमने सीएम लगाई है कि अगर हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं है, सर्टिफाइड कॉपीज़ की फ़ोटो कॉपीज़ हमने लगाई हैं तो वो साथ उसकी फिर सीएम आती है। फिर उस सीएम, उस एप्लीकेशन, डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन और उसके एफिडेविट के बाद लास्ट में हमने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको वकालतनामा कहते हैं, साइंड, वो साथ लगाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिट पिटीशन के साथ, वो किसी भी किस्म की रिट पिटीशन हो। उसके बाद आ जाता है, हमने फॉर इंस्टेंस एक रिट पिटीशन आज फाइल की, उसकी हेयरिंग, अर्जेंट फॉर्म हमने साथ लगाया था, वो नेक्स्ट डे लगेगी। अगर आज मैंने फ़ाइल किया तो वो नेक्स्ट डे लग जाएगा अर्ली मॉर्निंग में। तो जो हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट होती है, जो तरतीब होती है, सबसे पहले सुबह जजेस सुनते हैं अर्जेंट केसेस को। ये अर्जेंट केसेस वही हैं जो कल फाइल किए गए हैं, जो आज के लिए लगे हैं। अब इसमें मोस्टली जितने भी जजेस होते हैं वो अपने ये जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनको रात को पढ़ के आए होते हैं। सो उनको हर केस का पता होता है जो अर्जेंट होते हैं। किसी कोर्ट में किसी जज साहब के पास 10 होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, किसी के पास 30 होते हैं। एनी हो, जितने भी होते हैं वो अपने अर्जेंट केसेस को लाजमी जज साहबान पढ़ के आए होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे पे वो केस लगता है, इसकी फ़र्स्ट हेयरिंग कह लें, प्रिलिमिनरी हेयरिंग कर लें, वो होती है। अब इसमें जो पटिशनर के काउंसल होते हैं वो जाके आर्गू करते हैं, उनके साथ अपोजिट काउंसल को तो अभी पता ही नहीं होता, सिर्फ उन्होंने ही आर्गूमेंट्स करने होते हैं। अब ये इसमें जो मेन आर्गूमेंट, जो पहली बात पूछी जाती है कि देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमने रिट पिटीशन फ़ाइल करनी होती है वो हम इसी सूरत में फ़ाइल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल ना हो। हमने तमाम प्रॉपर जो फॉरम हमें अवेलेबल थे उनको हमने एग्जॉस्ट कर लिया है और अब हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, तो ही हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199। ये वहाँ उस आर्टिकल में भी मेंशन है। पहली बात आ गई मेंटेनेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन लाजमी होगा। अगर किसी ने कोई प्रॉपर फॉरम एग्जॉस्ट किए बगैर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आया तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ये हो जाता है कि जी आपकी ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल कैसे है, उस पर सेटिस्फाई करना होता है आपने कोर्ट को। और नॉर्मली मेंटेनेबिलिटी पे बहुत सारी रिट पिटीशंस पहली डेट पे ही स्ट्रेट अवे वो डिसमिस हो जाती हैं, उसी दिन ख़त्म। सो जब भी हमने रिट पिटीशंस फाइल करनी होती हैं तो हमें हमेशा ये जहन में रखना चाहिए, एज अ लॉयर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या ये पिटीशन फाइल करने से पहले सारे फॉर्म एग्जॉस्ट कर लिए गए हैं। अब पिटिशनर के पास कोई रेमेडी नहीं है तो वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करें। उसकी रीज़न ये है, देखें, अगर कोई रिट पिटीशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो मेंटेनेबिलिटी पे ही डिसमिस हो जाए तो इसमें जो पिटिशनर के काउंसल होते हैं, जो वकील साहब होते हैं, वो उनके लिए बड़ा एम्बैरसिंग होता है कि उनको पता ही नहीं कि इन्होंने पूरे फॉरम एग्जॉस्ट किए बगैर, या इनके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल थी, इसको इन्होंने अवेल नहीं किया और डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ गए हैं। सो जब वो डिसमिस होती है तो बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है उस काउंसिल के लिए। सो हमने हमेशा जब भी रिट पिटीशन फाइल करनी है तो मेंटेनेबिलिटी को पहले जहन में लाना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेरिट पे। लेकिन जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी अर्जेंट केसेस होते हैं वो जज साहब पढ़ के आए होते हैं, उनको सारा पता होता है। अब दूसरी बात, फिर अगर फॉर इंस्टेंस आपकी पिटीशन जो है, रिट पिटीशन है, वो मेंटेनेबल है, उसके बाद फिर आपने आर्गू करना होता है अपना। अगर आपने कोई रिलीफ लेना है, उसमें नोटिसेस हमने बेसिकली करवाने होते हैं, दूसरी पार्टी को कॉल करवाना होता है। अब उसके लिए आपको अपने केस को समराइज़ करके वो बातें कोर्ट को बतानी है जिन पे कोर्ट सेटिस्फाई हो और
जो एडवर्स पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसको नोटिसेस वगैरह इशू हो जाए। सो बड़े समराइज़ करके वही पॉइंट हम बेसिकली वहाँ पे हमने आर्गू करने होते हैं जिनसे हमें रिलीफ मिले और नोटिसेस हो जाएं। क्योंकि रिट पिटीशन में पहला काम ये होता है कि हमने अपोजिट पार्टी को नोटिस करवाना है। हमारी रिट पिटीशन अगर नोटिस नहीं होंगे तो वो सेम डे अगर जज साहब सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है तो वो सेम डे ही डिसमिस हो जाती है और कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो हमने नोटिसेस करवाने होते हैं, दूसरी पार्टी को बुलवाना होता है। वो उसी सूरत में होगा जब जज साहब आपके आर्गूमेंट से, इनिशियल आर्गूमेंट से, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट से कन्विंस होंगे कि आपके केस में दम है। सो उसी सूरत में वो दूसरी पार्टी को कॉल अप करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं एक और कर दूं कि जो रिट पिटीशन होती है वो कभी भी किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम फाइल नहीं कर सकते। वो हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हम फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हमने करना है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ही हम कर सकते हैं। किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हम रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सो एनी हो, फिर होते हैं अगर जैसा आपके आर्गूमेंट से सेटिस्फाई होते हैं तो वो नोटिसेस इशू कर देते हैं। उसके साथ ही आपने कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि अगर आपको कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है तो उसको सस्पेंड करवाने के लिए आपने कहना आर्गू करना होता है कि अब मेरा केस, नॉर्मली अगर नोटिसेस हो जाते हैं तो जज साहिबान खुद ही उसमें फिर स्टे भी ऑर्डर कर देते हैं जो कि आपने थ्रू एक सीएम सीक किया होता है। सो समटाइम सिर्फ सिंपल नोटिसेस हो जाते हैं अगर केस थोड़ा वीक हो, जैसा कन्विंस ना हो रहे हो इतना ज़्यादा। सो सिंपल नोटिसेस भी हो सकते हैं, या अगर आपके केस में दम है, आपने आर्गू अच्छा किया है, सो वहाँ पे स्टे आपको दिया जा सकता है। सो एज अ लॉयर हमारा पहली प्रायोरिटी हमारी हमेशा ये होती है ऑन द फर्स्ट हेयरिंग कि हमने इस रिट पिटीशन में नोटिसेस करवाने हैं। सेकेंडली फिर साथ हमने इसमें स्टे भी लेना है, क्योंकि अगर नोटिसेस नहीं होंगे तो रिट पिटीशन सेम डे ऑन द वेरी फर्स्ट डे डिसमिस हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग फिर होती है जब नोटिसेस इशू होते हैं तो उसके साथ इसका मतलब कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो जज साहब होते हैं वो एडवर्स पार्टी से, जो कि गवर्नमेंट होती है, समटाइम्स उसके साथ प्राइवेट पर्सन्स भी होते हैं, उनसे कमेंट्स मंगवाती है कि ये रिट पिटीशन आई है, आप इसके कमेंट्स दें, इसका जवाब दें। उसमें जो कमेंट्स फिर फाइल किए जाते हैं एडवर्स पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक तो अपने जो भी उनका अपना स्टांस होता है वो कहा जाता है, प्लस उसमें पैरा वाइज कमेंट्स, यानी जो कुछ रिट पिटीशंस के में हमने कहा होता है हर पैरे का भी उन्होंने जवाब दिया होता है। सो एनी हाउ कमेंट्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट डेट जो भी होती है उस पर कमेंट्स आते हैं और एडवर्स पार्टी आ जाती है। अब उसमें देखें, अगर तो हमने रिट पिटीशन फाइल की है फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वहाँ के लॉ ऑफिसर आएंगे, या अगर हमने किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया तो एडवोकेट जनरल ऑफिस से वहाँ पे लॉ ऑफिसर आते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो और अगर प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली उनके भी उनके काउंसल्स आ जाते हैं, उनको नोटिस हो जाते हैं। प्लस जो अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अपने लीगल एडवाइज़र्स हैं तो वो भी उनको भेज सकते हैं, सारा रिकॉर्ड वगैरह वो वहाँ से लेके आते हैं। सो एनी हाउ हमने रिट पिटीशन फाइल की, नोटिसेस हो गया, और अगर हमने स्टे लेना था तो वो हमें स्टे भी मिल गया। अब आर्टिकल 199 को अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि अगर किसी केस में हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर करेगी तो उस रिट पिटीशन का फ़ैसला विदिन 6 मंथ्स करना होता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट है, कभी भी 6 मंथ्स में बहुत मुश्किल होता है कि रिट पिटीशंस के फ़ैसले जहाँ पे स्टे ऑर्डर दे दिया गया हो वहाँ पे 6 मंथ में फ़ैसला हो जाए। यानी कानून में ये लिखा है। अब दूसरी पार्टी को नोटिसेस हो गए, वो अपीयर हुए, फिर वो अपने कमेंट्स लेके आते हैं, और कभी भी एज अ लॉयर सेकेंड डेट पे जब कमेंट्स आ जाते हैं, समटाइम्स अगर कोई प्राइवेट पर्सन है तो उनके जो लॉयर आते हैं वो आके अपना वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, तो केस एडजर्न हो जाता है। ये एज ए कर्टसी भी हम लोग करते हैं वकलाए कि अगर दूसरी काउंसिल जो कि प्राइवेट काउंसिल है उनकी तरफ से अगर वकालतनामा आया तो उसको ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया जाता, एक मौका दिया जाता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेट होती है हमने उस पर आर्गूमेंट्स फिर करने हैं जब कमेंट्स
आ जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से तब ही हमारी कोशिश होती है हम रिट पिटीशन को अपनी को फाइनल आर्गू करें। देखिए अगर तो कमेंट्स आ गए हैं, हमने उनको पढ़ा ही नहीं है और हमने जाके अपना केस प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि उस कमेंट्स में लिखी गई हैं जो हमने पढ़ी नहीं है, जिनका हमें पता ही नहीं है, तो हम उनको काउंटर कैसे करेंगे। सो ऑलवेज़ जब भी हम रिट पिटीशन को आर्गू करना है तो हमने उस वक्त करना है जब दूसरी पार्टी की तरफ से कोर्ट में कमेंट्स सबमिट कर दिए गए हों। उनको पढ़ने के बाद ही हमें अपनी रिट पिटीशन को आर्गू करना चाहिए। अब प्रोसीजर तो यही है कि जब कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स ही होने होते हैं, चाहे वो एक डेट पे हो जाए, कोई जर्न हो जाए किसी वजह से दूसरी डेट पे चले जाए, बट प्रोसीजर यही है। पहले हम फाइल करेंगे रिट पिटीशन, उसमें नेक्स्ट डेट पे अगर अर्जेंट फॉर्म लगाया है तो उस पर हेयरिंग होगी, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, उस पर नोटिसेज होंगे, यानी वो रिट पिटीशन को एडमिट किया जाएगा फॉर हेयरिंग के लिए। उसके बाद एडवर्स पार्टी को बुलाया जाएगा जिस डेट पे वो आएंगे, फिर वो अपने अगर उनको कमेंट्स कहा गया तो वो कमेंट्स फाइल करेंगे, फिर उसके बाद कमेंट्स फाइल होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स ही रह जाते हैं दोनों साइड्स के। और वो मैंने पहले ही कह दिया कि हमने तभी करने हैं जब हमने उन कमेंट्स को पढ़ लिया हो। अब इसमें हर रिट पिटीशन में यही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, फिर फाइनल आर्गूमेंट होते हैं, दोनों पार्टीज़ अपने आर्गूमेंट्स करती हैं और उसके बाद जो भी डिसीजन कोर्ट ने करना होता है वो कर देती है। अब इसमें मैंने कहा था हेबियस का थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए हेबियस कॉर्पस होती क्या है, अब ये रिट पिटीशंस फाइल भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि अगर किसी को डिटेन किया गया इलीगल कस्टडी में तो उसको रिकवर करवाने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल की जाती है। अब इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की कस्टडी के लिए होते हैं, बच्चे जो हैं वो माँ बाप अगर अलहदा हो गए हैं तो बाप के पास हैं, छोटे बच्चे हैं या किसी और रिलेटिव के पास हैं, माँ को नहीं दिए गए, उस किस्म की रिट पिटीशन होती हैं। या फिर वो मैरिज से रिलेटेड होती हैं कि कोई पसंद की शादी कर लिया, उसके बाद फिर वो खातून नाराज़ वापस अपने माँ बाप के पास चली गई है तो हस्बैंड फ़ाइल कर रहा है कि जी ये मेरी बीवी है, ये निकाह नामा है। सो जो हैबियस की पिटीशन होती है उसमें हम अर्जेंट फॉर्म लगाते हैं, नेक्स्ट डे पे उसकी हेयरिंग होती है और नॉर्मली ये होता है कि उसमें नोटिसेस जो इशू होते हैं वो पुलिस को इशू होने होते हैं और कहा जाता है कि ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग हर हालत में ये जो डेटिन्यू है जिसके लिए पिटीशन फाइल की गई है कि इसको रिकवर करवाना है, हर हाल में उसको प्रोड्यूस करो। अब ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर छोटे बच्चे हैं तो कोर्ट 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन का टाइम देती है कि नेक्स्ट डेट पे इन बच्चों को लेके आओ, फिर वो जिसको भी कोर्ट ने देने हो। इसी तरह अब यहाँ पे बता दूँ जो हस्बैंड की तरफ से फ़ाइल की जाती हैं कि मेरी वाइफ है और वो माँ बाप उसको ले गए हैं ज़बरदस्ती, उनकी इलीगल कस्टडी में है। सो वहाँ पे कोर्ट हमें ये याद रखना है कि हमेशा कुछ सिक्योरिटी अब मांगती है। अब ये प्रॉपर ट्रेंड आ गया है कि कोर्ट्स कहती हैं ठीक है आपने अपनी वाइफ को रिकवर करवाने के लिए ये पिटीशन फाइल किया तो हम आपको 10,000, 15,000 या 20,000 आप सिक्योरिटी जमा करवाओ कि कल को अगर ये साबित हो गया कि वो आपकी वाइफ नहीं है तो ये जो आपने उनको कोर्ट में बुलाया है उस खातून को, उसके माँ बाप को, तो ये सिक्योरिटी उनको चली जाएगी। लेकिन अगर वो खातून आके कहती है कि यस मैं इसी की वाइफ हूँ, इस पिटीशनर की, तो फिर वो सिक्योरिटी वापस उस पिटीशनर को, उस हस्बैंड को दे दी जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हस्बैंड की तरफ से फ़ाइल की जाएगी तो वहाँ पे सिक्योरिटी कोर्ट मांगती है, आजकल यही ज़्यादा प्रैक्टिस में है। सो एनीहाउ ये था जी हमारा आज का सेशन कि रिट पिटीशन की प्रोसीडिंग्स कैसे हाई कोर्ट में चलती हैं। आई होप आपका ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।